सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी बायोलॉजी क्लास की चर्चा में। तो हमने जो लास्ट क्लास में बायोलॉजी में ये चर्चा किया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन-कौन से ऑर्गन होते हैं। उनमें से कुछ ऑर्गन हमने डिस्कस कर लिए थे, कुछ ऑर्गन हमारे बच गए थे जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारी चर्चा हो रही थी उसके अंदर हमने क्या-क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था ओवरी के बारे में। हमने पढ़ लिया था ओवरी के बारे में डिस्कशन हो गया था, चर्चा हो गई थी हमारी। फिर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के बारे में भी पढ़ लिया था। ओवरी के बारे में पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ लिया था। फेलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी के बारे में पढ़ लिया था और ओवरी के बारे में पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था किसके बारे में? गर्भाशय, यूटेरस के बारे में पढ़ लिया था। यूटेरस के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है सर्विक्स के बारे में, जो कि लोअर हिस्सा होता है किसका? गर्भाशय का, यूटेरस का। तो सर्विक्स के बारे में पढ़ना है। फिर हमें सर्विक्स के निचले भाग, जो जहाँ सर्विक्स ओपन होता है, सर्विक्स ओपन होता है, उसको हम वेजाइना कहते हैं, तो वेजाइना के बारे में पढ़ना है। और साथ में कुछ ऑर्गन और हैं जो यहाँ पर विजुअल नहीं है, दिखाई नहीं देते, ठीक है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर ध्यान रखना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यदि आपको अच्छे से समझना है तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना। तो ये आंतरिक संरचना है जो फीमेल की बॉडी के अंदर पाई जाती है। उसमें विजाइना विजुअल होती है, सर्विक्स विजुअल होता है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, और यूट्रस। इसके अलावा कुछ और ऑर्गन है जो यहाँ पर विजुअल नहीं है। तो कौन से ऑर्गन है? तो हमें पता है, हमने ओवरी के बारे में पढ़ लिया है, गर्भाशय के बारे में पढ़ लिया, फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ लिया। अब हमें आज पढ़ना है वेजाइना के बारे में, सर्विक्स के बारे में, साथ ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, बाह्य जननेंद्रिय के बारे में, और साथ में हमें पढ़ना है बार्थोलिन ग्लैंड। एक एसेसरी ग्लैंड है जो मैंने ऐड करी है आपको समझाने के लिए कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और मेमोरी ग्लैंड। तो इनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? सर्विक्स से। सर्विस के डिस्कशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर्विस का एरिया क्या होता है आपको पता है, ये गर्भाशय के नीचे वाला एरिया ये सर्विक्स होता है, ठीक है, ये सर्विक्स है। तो सर्विस के बारे में क्या खास बात है उसको आइए देखते हैं, चलिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सर्विक्स, सर्विस को ग्रीवा कहते हैं हिंदी में, इसके बारे में देखें। तो सर्विस क्या है? आपको दिखा कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर है लेकिन एक नली जैसी संरचना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नली जैसी संरचना, या फिर ऐसा समझो कि एक पाइप जैसी संरचना जो किसको जोड़ती है? गर्भाशय को वेजाइना से जोड़ने का काम करती है। तो कुल मिला के हम इसको कहते हैं सर्वाइकल केनाल, ठीक है, सर्वाइकल केनाल। यानी हमने देखा था गर्भाशय में, ये हुआ यूटेरस, यूटेरस के आगे जाके इस तरीके का थोड़ा सा संकरा सर्विक्स होता है ये, और सर्विक्स के अंदर जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल केनाल। तो सर्विक्स के अंदर क्या होती है? सर्वाइकल केनाल होती है। ये सर्वाइकल केनाल क्या करती है? एक फ्लूइड निकालती है जिसका नाम होता है सर्वाइकल फ्लूइड। क्योंकि सर्वाइकल केनाल के अंदर निकल रहा है तो सर्वाइकल, इसी को हम क्या कहेंगे? सर्वाइकल फ्लूइड। सर्वाइकल केनाल के अंदर निकलने वाला जो तरल है, जो लिक्विड है, उसको हम सर्वाइकल फ्लूइड कहते हैं। अब ये सर्वाइकल फ्लूइड का नेचर कैसा होता है? सर्वाइकल फ्लूइड का नेचर है थिक। थिक का मतलब होता है गाढ़ा, ये गाढ़ा होता है। तो सर्वाइकल केनाल से जो फ्लूइड निकल रहा है वो गाढ़ा है। गाढ़ा होने की वजह से, गाढ़ा होने की वजह से जब ये बहुत ज्यादा थिक है, तो आप दिमाग लगाओ कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उस दौरान इंसेमिनेशन की प्रोसेस से जब स्पर्म, ठीक है, जब स्पर्म विजाइना में सबसे पहले जाएंगे, फिर विजाइना के थ्रू कहाँ पहुंचेंगे? सर्विक्स पे। कहाँ पहुंचेंगे? सर्विक्स पे, ठीक है। जब सर्विक्स पे पहुंचेंगे और सर्विक्स के अंदर यदि सर्वाइकल फ्लूइड कैसा है? बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो स्पर्म क्या होंगे? आगे नहीं जा पाएंगे,
क्यों नहीं जा पाएंगे? दिमाग लगाओ। पतला होगा तो स्पर्म क्या करेंगे, इजीली वहां पे लिक्विड में तैरते हुए निकल जाएंगे। लेकिन यही गाढ़ा होगा, ठीक है, थिक होगा, गाढ़ा होगा तो उसको हटाना पड़ेगा रास्ते से। और ये क्षमता स्पर्म में इतनी अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि उनके पास जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी एनर्जी है, और उसके माध्यम से उन्हें आगे जाना है। तो इतनी बड़ी जो गाढ़ा फ्लूइड है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है, स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी मतलब चलनशीलता, किसकी? स्पर्म की। तो जो स्पर्म की मोर्टेलिटी है, उस पे क्या करती है? रेजिस्टेंस पैदा करती है, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस पैदा करेंगे कौन? स्पर्म के रास्ते में रेजिस्टेंस पैदा कौन कर रहा है? सर्वाइकल फ्लूइड। तो सर्वाइकल फ्लूइड जब रेजिस्टेंस पैदा करेगा स्पर्म की मोटिलिटी में, यानी चलनशीलता में, और स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा सर्विक्स के, तो तुम्हें पता है जब सर्विक्स के आगे नहीं जा पाएगा तो कहाँ नहीं जा पाएगा? गर्भाशय में नहीं जा पाएगा। और गर्भाशय से आगे चल के कहाँ जाता है वो? गर्भाशय से चल के कहाँ जाता है? इम्पुला के पास, जो कि अंडवाहिनी का पार्ट है, और वहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। जब वहां पर ये आगे जा ही नहीं पाएगा, तो जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे? ठीक है, चांसेस क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो मैं घट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि यदि वो थिक है, गाढ़ा है सर्वाइकल फ्लूइड, तो इसको हम सारे नहीं जा पाएंगे, तो ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। जाएंगे, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि स्पर्म को जब रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी तो इजीली स्पर्म मूव नहीं कर पाएंगे, और वहां पहुंचने में थोड़ा सा सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो उस दौरान फर्टिलाइजेशन का जो चांस है वो कम हो जाता है। अब बात आती है कि जो सर्वाइकल फ्लूइड है, क्या हमेशा थिक होता है? क्या हमेशा थिक होता है? तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये थिन भी हो सकता है। थिन मतलब पतला। और जब पतला होता है तो फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत अच्छे होते हैं, और जब थिक होता है, गाढ़ा होता है, तो फर्टिलाइजेशन के चांस कम हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सर्वाइकल फ्लूइड को गाढ़ा करते हैं या फिर थिन करते हैं, यानी पतला करते हैं? गाढ़ा कर रहे हैं या पतला कर रहे हैं, थिक कर रहे हैं या थिन कर रहे हैं? तो ध्यान रखो, एक हार्मोन है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। आप सब लोग जानते हैं एक फीमेल हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन ही क्या करता है? सर्वाइकल फ्लूइड को थिक बनाता है। जब भी फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो, ध्यान रखना ज्यादा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो फीमेल में हमेशा होता है, लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है तो उस ड्यूरेशन में, उस कंडीशन में सर्वाइकल फ्लूइड थिक हो जाता है। और जब थिक हो जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। रीजन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब बात आती है थिन कब होता है? तो थिन तब होता है जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल, यदि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल यदि कम होगा, तो फिर सर्वाइकल फ्लूइड कैसा होगा? थिन। और उस दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस अच्छे होते हैं। देखो, अभी जो सर्वाइकल फ्लूइड का मैं थिन और थिक वाला कंडीशन बता रहा हूँ, ये आपको आगे इम्पोर्टेंट है, इसलिए वहां समझना है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्योंकि सर्विक्स पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया सर्वाइकल फ्लूइड के बारे में जो एडिशनल पॉइंट है। नहीं तो सर्विस के बारे में कुछ नहीं है। ये आपको याद रखना है कि ये सर्वाइकल केनाल है, ठीक है, और जो क्या करती है, विजाइना के साथ मिलकर बर्थ केनाल बनाती है। तो मैं वो पॉइंट भी यहाँ पे लिख लिख देता हूँ कि जो सर्विक्स है, तो सर्विक्स का जो सर्वाइकल केनाल है, मेन पॉइंट तो यही है, मेन फंक्शन ही है कि सर्विक्स का जो सर्वाइकल केनाल है, वो क्या करता है, आगे चल के कहाँ ओपन होता है? वेजाइना में। कहाँ ओपन होता है? वेजाइना में। और वेजाइना में जब ओपन होगा तो सर्वाइकल केनाल और वेजाइना जुड़ कर क्या बनाते हैं? बर्थ केनाल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? बर्थ केनाल। बर्थ केनाल का मतलब है, देखो, सर्वाइकल केनाल को हिंदी में हम ग्रीवा नाल कहते हैं, और वेजाइना को योनि कहते हैं। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है बर्थ केनाल, यानी जन्म नाल। जन्म नाल। जन्म नाल बन के ये क्यों बना रहे जन्म नाल? ताकि पार्चुरेशन में मदद मिले। जन्म नाल का काम क्या है? हेल्प इन पार्चुरेशन। हेल्प इन पार्चुरेशन। आपको पता है 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी फुली डेवलप हो जाएगा तो उस दौरान वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के लिए उसे जगह चाहिए होगी, स्पेस चाहिए होगी। तो स्पेस कौन देगा? वो या फिर वो एक नली देनी होगी, उस नली से बेबी बाहर आएगा। तो नली कौन बनाएगा? सर्वाइकल केनाल और वेजाइना, ये दोनों मिलकर बनाएंगे बर्थ केनाल, जन्मनाल। और जन्मनाल में क्या होगा? जन्मनाल क्या करेगा? हेल्प करेगा पार्चुरेशन में। ओके, ठीक है।
आप थोड़ा-सा इसको मेमोराइज़ करो ना 1 मिनट, मैं ठीक है, चलिए। तो सर्वाइकल कैनाल के बारे में हमने देखा कि हाँ, सर्वाइकल फ्लूइड निकलता है जो कि थोड़ा-सा गाढ़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। गाढ़ा होगा तो प्रोजेस्टेरोन की भी हार्मोन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से, और पतला होता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने की वजह से। अब थिन होता है तो फर्टिलाइज़ेशन के चांसेस अच्छे होते हैं, और गाढ़ा हो जाता है तो फर्टिलाइज़ेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। चांसेस कम होने का रीज़न ये होता है कि स्पर्म आगे जा नहीं पाते आसानी से, जब सर्वाइकल फ्लूइड क्या होता है, गाढ़ा होता है। ये नॉलेज जो मैंने आपको दी है अभी कि एक गाढ़ा होता है, पतला होता है, तो इससे क्या होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कहाँ पर आएगी, जब मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाऊँगा अगला चैप्टर, उसके लिए मैंने आपको प्रिपेयर किया है डिटेल में। और या फिर जो मेसोसाइकिल भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा इसको अच्छे से। तो क्योंकि वहाँ पर जब मैं आपको बोलूँगा कि प्रोजेस्टेरोन है जो सर्वाइकल फ्लूइड को थिक करता है, तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा। डाउट होगा। इस वजह से मैं प्रोजेस्टेरोन के बारे में और सर्वाइकल फ्लूइड यहाँ पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा-सा नॉलेज आपको दे रहा हूँ। इसको आप ध्यान में रखें बस, डिटेल में अच्छे से समझेंगे और आपको आसानी से समझ में आएगा, उसके लिए थोड़ा-सा आप वेट कीजिए। बट एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि सर्वाइकल फ्लूइड थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है। किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन के लेवल पे डिपेंड करता है। और थिक होगा तो क फर्टिलाइज़ेशन में दिक्कत आती है, और थिन होता है तो फर्टिलाइज़ेशन में कोई दिक्कत नहीं आती। बस इतना आपको याद रखना है अभी। इसके बाद जो मेन पॉइंट याद रखना है, जो नीट के क्वेश्चन आ चुका है, नीट का क्वेश्चन ये हो चुका है कि बर्थ कैनाल किससे बनता है, ठीक है? तो जो सर्वाइकल कैनाल होता है, वेजाइना होती है, ये दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनाती हैं, यानी ग्रीवा नाल और वेजाइना, ठीक है? योनि, ये दोनों मिलके जर्मनल बनाती हैं, जो हेल्प करती हैं बेबी की डिलीवरी में, यानी कि पार्चुरेशन में मदद करते हैं। एक चीज़ और है, सर्वाइकल जो सर्विक्स है, यहाँ पे मैं आप थोड़ा-सा पीछे ले चलता हूँ डायग्राम में। ये जो सर्विक्स है, तो सर्विक्स का जो स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर यहाँ पे जो स्फिंक्टर का मतलब होता है जो उसे बाँध के रखता है। तो जो सर्विक्स का एरिया है, ये नीचे, इस सर्विक्स को बाँधने वाला स्फिंक्टर होता है, जो बाँध के रखता है, समझ लो रस्सी, उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्फिंक्टर, सर्वाइकल स्फिंक्टर, ठीक है? सर्वाइकल स्फिंक्टर। तो जो सर्वाइकल इंस्पेक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत, ठीक है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्पेक्टर, सबसे ज़्यादा, ठीक है? स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्पेक्टर होता है, यानी जो बाँध के रखता है किसी चीज़ को। देखो, डाइजेशन में भी आपने पढ़ा था इसोफिजियल स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर का होता था आमाशय के जहाँ खत्म होता है, और इसोफिजियल स्फिंक्टर का होता था जहाँ इसोफेगस खत्म होता था। ये क्या करते थे, बाँध के रखते थे, खाना यदि स्टमक में है, तो स्टमक में 2 घंटे रुके, तो इंटेस्टाइन में भी नहीं जाना चाहिए और इसोफेगस में उल्टा नहीं जाना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए वो क्या करते हैं, स्फिंक्टर उसको दबाव, जैसे मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इसोफेगस हो जाता था, दिस इज़ अ स्टमक। तो यहाँ पर स्फिंक्टर होता था, और यहाँ पर जो भोजन को ना इधर भी जाने नहीं देता था और बैक वापस जाने नहीं देता था, ताकि भोजन स्टमक में रहे और डाइजेशन हो। उसी तरीके से सर्विक्स में भी तुम्हें पता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद यहाँ बेबी होगा, बेबी धीरे-धीरे साइज़ में एनलार्ज होगा, बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो भारी होगा, और वेट की वज़ह से क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है, क्योंकि सर्विक्स एक ओपनिंग है, तो ओपनिंग तो प्रेशर की वज़ह से खुल सकती है, चौड़ी हो सकती है। जैसे खुलेगी, चौड़ी हो जाएगी, तो बेबी पता चला 9 महीने के पहले ही बाहर आ गया। तो 9 महीने के पहले बाहर आ गया, तो बेबी लाइव नहीं रह पाएगा, ज़िंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके सारे ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इस स्फिंक्टर जो यहाँ इसको बंद करके रखेगा ताकि बेबी बाहर ना आए, यानी सर्विक्स के अंदर एक स्फिंक्टर होगा जो उसको बांध के रखेगा, ताकि गर्भाशय में जो भी पल रहा है वो बाहर ना आ सके, इसलिए। तो और दिमाग लगाओ, सबसे ज्यादा बेबी लगभग 2 किलो 2.5 किलो का भी हो सकता है। तो इतना ज्यादा वेट सहन कर पाना किसी भी स्फिंक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
तो इस दौरान जो सर्वाइकल स्फिंक्टर है उसको तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुनना पड़ेगा। जितनी भी हमारी बॉडी में स्फिंक्टर है जो किसी चीज को रोक, स्फिंक्टर का काम है रोकना। तो जहां पर भी हमारी बॉडी में कुछ रोकना होता है तो वहां स्फिंक्टर होते हैं। लेकिन जो सर्वाइकल स्फिंक्टर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्योंकि उसको इतना भारी भरकम बोझ उठाना है। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया सर्विक्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है इसके बाद वेजाइना। तो वेजाइना की यदि हम बात करें तो उससे पहले हमें एक बात करनी पड़ेगी, किसके बारे में? सबसे पहले हमें एक्सटर्नल जेनिटलिया देखना पड़ेगा, क्योंकि वेजाइना तो आपको पता चल गया कि सर्विक्स आगे जाके वेजाइना में ओपन होती है, और ये सर्विक्स का जो अगला भाग है वो वेजाइना कहलाता है, जो कि एक इंटरनल ऑर्गन है, बाहर से दिखाई नहीं देता। इतना मैंने आपको कल बताया था। लेकिन जब आपको एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में अच्छे से पता होगा, ठीक है, आगे मैं ले जा रहा हूँ स्लाइड को। हाँ, एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में जब आपको अच्छे से पता होगा तो आप वेजाइना को और काफी अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, और एक्सटर्नल जेनिटलिया का ही दूसरा नाम होता है वल्वा। ठीक है, क्या नाम होता है? वल्वा। ठीक है, चलिए। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया में कौन कौन से ऑर्गन थे मैंने आपको बताया था। पहला होता है मॉन्स प्यूबिस, दूसरा होता है लेबिया मेजोरा, तीसरा पार्ट है लेबिया माइनोरा, और चौथा पार्ट होता है क्लाइटोरिस। तो मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस, ये चार पार्ट होते हैं किसके? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के। किसका? फीमेल। तो फीमेल जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है उसके अंदर ये चार पार्ट्स होते हैं, और इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? बल्बा। तो जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसका दूसरा नाम होता है वल्वा, आपको याद रखना। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और क्लाइटोरिस। अब समझिए, इतना, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा पार्ट कहलाता है वल्वा। इसको हम बल्वा कह रहे हैं, एक साथ सबको मिला दें तो क्या कहलाता है? बल्वा, यानी कि एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब बल्वा के अंदर क्या क्या होता है? तो बल्वा के अंदर आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे क्लाइटोरिस है, ये क्लाइटोरिस होता है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ये वेजाइनल ओपनिंग है। और लेबिया मेजोरा माइनोरा में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखो, मेजोरा, मेजोरा मतलब आपने सुना होगा, माइनोरा मेजोरा, मेजर माइनर। मेजर क्या होता है? बड़ा, और माइनर होता है छोटा। एग्जांपल के लिए, यदि आप 18 प्लस होते हैं तो आपको मेजर कहा जाता है, और 18 से आप एज से कम होते हैं तो आपको माइनर कहा जाता है। तो माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। तो बल्वा को जो कवर कर रहा है, ध्यान रखना, ये बल्वा पूरा है, और बल्वा की जो कवरिंग है, ये सबसे बल्बा को बाहर से ये कवर कर रहा है, जो स्किन का उभरा हुआ भाग होता है, यानी स्किन का जो, स्किन क्या करती है? उठी हुई होती है, एलिवेटेड होती है, उठी हुई होती है, और चारों तरफ से उठी हुई स्किन जो होती है वो कहलाती है बाहर वाली लेबिया मेजोरा, ये बड़ी होती है। फिर उसके अंदर जो ये दिख रहा है, ये अंदर वाली जो लेयर है, एक और कवरिंग है, और ये अंदर वाली लेयर कहलाती है लेबिया माइनोरा। तो माइनर मतलब छोटी। तो अंदर जो होगी, जाहिर सी बात है छोटी होगी, जो बाहर होगी उसको ज्यादा कवर करना पड़ेगा, तो बड़ी होगी। तो बाहर वाली होगी लेबिया मेजोरा, और अंदर वाली होगी लेबिया माइनोरा। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर इसके अंदर लेबिया माइनोरा के जब अंदर आप जाओगे तो आपको दो ओपनिंग देखने को मिलेगी, एक वेजाइनल ओपनिंग देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का पार्ट नहीं है, बल्कि ये अंदर का पार्ट है, और बाहर जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है वहां पर ओपन हो रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से यूरिथ्रल ओपनिंग, ये भी अंदर का पोर्शन है, लेकिन बाहर आके जो वल्वा है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है, वहां पर कवर हो, ओपन हो रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं क्यों इसको एक्सटर्नल जेनिटलिया में काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन है। आपने देखा था सर्विस के बाद वेजाइना थी, और वेजाइना अंदर थी, इंटरनल ऑर्गन है। एक चीज लोग बहुत, जिनको बायोलॉजी का आइडिया नहीं होता, तो वल्वा को ही वेजाइना समझते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, वेजाइना इंटरनल ऑर्गन है, बल्बा का एक पार्ट है। बल्बा के अंदर उसकी सिर्फ ओपनिंग दिखाई देती है, और ये ओपनिंग जनरली, ध्यान रखना, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, यानी यूरेथ्रल ओपनिंग ओपनिंग है जहां से यूरिन आउट होता है। ठीक है, यूरिन आउट होता है। और वेजाइनल ओपनिंग वो है जहां पर
जो कोइटस ऑर्गन या कोइटल ऑर्गन, जो क्या करेगा, सेक्शन इंटरकोर्स के दौरान पार्ट करता है, ठीक है। और इसी के थ्रू क्या होता है, स्पर्म अंदर जाता है इंसेमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा। तो मेल के अंदर एक चीज और ध्यान रखो कि मेल के अंदर क्या था कि जो स्पर्म आता था, यानी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था, और जहां से यूरिन आता था, यानी कि यूरिनरी पार्ट होता था, वो दोनों सेम होते थे। वहां पर दो ओपनिंग नहीं होती थी, एक ही ओपनिंग होती थी। लेकिन यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो ओपनिंग है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग है, एक वेजाइनल। तो यूरेथ्रल ओपनिंग से यूरिन आता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग है, यानी रिप्रोडक्शन में जो ओपनिंग पार्टिसिपेट करेगी वो अलग होती है, और यूरिन पास करने की जो ओपनिंग होती है वो कैसी होती है, अलग होती है। दो ओपनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब जो ओपनिंग है मैं ये बताने वाला था कि ओपनिंग जनरली विजुअल नहीं होती, दिखाई नहीं देती, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि साइड में बताना चाहूंगा कि मान लो ये लेबिया क्या है, मेजोरा, ये लेबिया मेजोरा है, ठीक है। लेबिया माइनोरा अंदर होता है। तो मान लो ये लेबिया माइनोरा की एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये। तो लेबिया माइनोरा एक्चुअली चिपके हुए, ये मेजोरा था यहाँ और ये माइनोरा। तो माइनोरा एक दोनों आपस में चिपके हुए होते हैं। तो जो ये ओपनिंग दिख रही है आपको, ये ओपनिंग दिखती ही नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंटरनल ऑर्गन है, बाहर से विजुअल नहीं होते नॉर्मल फीमेल के अंदर, ठीक है। हाँ, आफ्टर डिलीवरी ये विजुअल हो सकते हैं, बट जब तक डिलीवरी नहीं होती है फीमेल के अंदर, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किए जाते, तब तब तक जो लेबिया माइनोरा है, मेजोरा तो आउटर लेयर है, माइनोरा अंदर होती है। और ये माइनोरा क्या करती है, दोनों ये माइनोरा, दो माइनोरा होंगी, क्योंकि एक इधर होगी एक इधर। तो ये दोनों कैसी होती हैं, चिपकी होती हैं, और चिपकने की वजह से आपस में बहुत समीप होती हैं, आपस में चिपकी हुई होती हैं, जिसकी वजह से ओपनिंग दिखाई नहीं देती। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग अंदर हैं, जो जनरली विजुअल नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं वेजाइना की बात कर सकते हैं, उससे पहले एक बार इनको देख लेते हैं अच्छे से। हाँ, मोन्स प्यूबिस के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो मोन्स प्यूबिस क्या होता है कि वेजाइना के ऊपरी भाग में क्या होता है, पेड़ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेड़ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या के बना होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू का, ठीक है। सबक्यूटेनियस सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का बना होता है। किसका, एडिपोज टिश्यू। अब इसके लिए आपको टिश्यू आना चाहिए, नहीं आता तो थोड़ा याद कर लो कि पेड़ लाइक यानी गद्देदार संरचना होती है वेजाइना के ऊपर, और जो गद्देदार संरचना है और उसके अंदर क्या होते हैं, हेयर ग्रोथ होती है। यहाँ पर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और क्योंकि वो मोन्स प्यूबिस एरिया है, तो जो यहाँ हेयर बनते हैं उनको हम प्यूबिक हेयर कहते हैं, ध्यान रखना। प्यूबिक हेयर अलग होते हैं, और बाकी बॉडी पे जो हेयर है वो अलग है। तो प्यूबिक हेयर और जो बॉडी के हेयर होते हैं, इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। तो आप याद रखो कि ये प्यूबिक हेयर नॉर्मल बॉडी से थोड़े से अलग है, ठीक है। चलिए इनको एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। ये तो ईस्टर्न जेनाइटेलिया में पहला पार्ट था मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस कैसा था, पेड़ लाइक स्ट्रक्चर, मैंने बताया था आपको, पेड़ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये पेड़ लाइक स्ट्रक्चर किसका बना होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का। किसका बना होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का, जिसके अंदर क्या होती है, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअली आप ऐसा समझो कि ये मैं वेजाइना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये वेजाइना है, वेजाइना का ये बाहर वाली कवरिंग है, जो कि क्या हो सकती है, क्या होगी, लेबिया मेजोरा। और एक इनर कवरिंग होगी अंदर, वो अंदर वाली कवरिंग क्या होगी, लेबिया माइनोरा, ठीक है। और इसके अंदर एक वेजाइनल ओपनिंग होगी, एक यूरेथ्रल ओपनिंग होगी, और यहीं पे क्या होगा, क्लाइटोरिस होगा। तो उसके ऊपर जो गद्देदार संरचना यहाँ पर होगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या होंगे, हेयर भी उसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे मोन्स प्यूबिस। और उसके अंदर क्या होंगे, हेयर्स होंगे। इसके बाद आते हैं सेकेंड, लेबिया मेजोरा। तो देखो, वल्वा जो है हमारा, जो पूरा एक्सटर्नल जेनाइटेरिया है, वो दोनों साइड से बाउंडेड ऑन ईच अदर, ईच साइड, यानी ईच साइड मतलब प्रत्येक सिरे से, प्रत्येक किनारे से क्या होता है कि वो एलिवेशन ऑफ स्किन से कवर होता है। एलिवेशन मतलब स्किन का उभरा हुआ पोर्शन। तो आपने नोटिस किया होगा कि विजाइना के अंदर स्किन का उभरा हुआ पोर्शन होता है दो साइड में, और जो काय का बना होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू का बना होता है, और ये क्या फॉर्म करता है, लेबिया मेजोरा। यानी जो स्किन का उभरा हुआ पोर्शन है वो बनाता है तुम्हारा लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा के अंदर ही क्या होते हैं, टू थिक फोल्ड, यानी जो लेबिया मेजोरा है उसके अंदर आपको स्किन के दो फोल्ड और देखने को मिलते हैं, जो लेबिया मेजोरा के मुकाबले छोटे होते हैं, उसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा।
और नेक्स्ट था क्या, क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, कहाँ पर, विजाइना के ऊपर। ठीक है, विजाइन, यहाँ पर आइए वापस। ठीक है, ये यहाँ पे क्लाइटोरिस, ये पूरा है, ये पूरा क्लाइटोरिस है। तो ये क्या होता है, एक फिंगर जैसा उंगली नुमा, छोटी उंगली नुमा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, जो कहाँ पर होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, यानी जहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग आपने ये देखी थी उसके ऊपर होता है। तो वापस देखिए। हम्म तो क्लाइटोरिस क्या होता है कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, यानी सिचुएटेड मतलब उपस्थित उपस्थित होता है अबव द यूरेथ्रा, यानी जो यूरेथ्रा है जहाँ से यूरिन आउट होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। और सबसे खास बात क्या है कि दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव सेक्सुअल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट कौन सा था, ग्लांस पेनिस। ध्यान रखना कि मेल के अंदर यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है, तो ग्लांस पेनिस होता है। उसी तरीके से फीमेल के अंदर जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है वो क्या होता है, क्लाइटोरिस। ये पूछा गया है क्वेश्चन नीट में कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन फीमेल के अंदर कौन सा होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो होता है क्लाइटोरिस। और मेल के अंदर कौन सा होता है, ग्लांस पेनिस। ठीक है, चले। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर मेनली 4 पार्ट है। बाकी बाकी ये पीछे साइड ही जो एनस होगा, और एनस के और वेजाइना या फिर बल्बा के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरी, सॉरी, ठीक है, चलिए। तो अभी हमने देख लिया एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बल्बा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पीछे, जिसको हमें पढ़ना था वेजाइना। सर्विस के बारे में हम पढ़ लिया था, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, वेजाइना के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेजाइना आपको बताया था कि एक इंटरनल ऑर्गन है, और ये एक्चुअली किसका है, मस्कुलर। तो वेजाइना इज द मस्कुलर, मस्कुलर किनाल है। ठीक है, मस्कुलर किनाल है या मस्कुलर ट्यूब है। ट्यूब यानी वही नली की जैसा संरचना है। तो एक मस्कुलर किनाल है जो किससे मिलके बनी होती है, ये बनी होती है नॉन। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वेजाइना किसकी बनी है। तो वेजाइना के अंदर जो टिश्यू है ना, वो कौन सा टिश्यू है, तो आप याद रखेंगे नॉन केरेटिनाइज्ड, नॉट केरेटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड, नॉन केरेटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वामस, स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू। काफी लंबा नाम है, बट आपको याद रखना है कि जो वेजाइना है एक मस्कुलर केनाल है, ठीक है, ट्यूब है, जिस जो क्या करेगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स में मदद करती है। जो कपलेटरी ऑर्गन है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाला ऑर्गन है, जो काय का बना होता है, नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, इसका बना होता है। अब हम आगे बात करें जो खास, अच्छा इसके बाद आपको ये भी बताया, हाँ ये भी लिख देते कि ये क्या होता है, कोपुलेटरी ऑर्गन है। कोपुलेटरी ऑर्गन है, इसका मतलब होता है कि कोइटस करने वाला ऑर्गन, कोइटस करने वाला ऑर्गन है। और इस कोइटस के दौरान कोपुलेटरी ऑर्गन क्या करेगा, कोइटस करेगा, कोइटस के दौरान क्या करेगा, सीमेन को रिसीव करेगा। सीमेन को क्या करता है, रिसीव करता है ड्यूरिंग, कब, ड्यूरिंग इंसेमाइनेशन। ये काम कब करता है, जब इंसेमाइनेशन होता है, तो उस दौरान सीमेन को क्या करता है, रिसीव करने का काम इसका होता है। दूसरी चीज बात करते हैं, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे ऐसा लगता है जो आपको पता होना चाहिए, वो है पीएच ऑफ वेजाइना। ठीक है, वेजाइना का पीएच कैसा होता है, तो वेजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक पीएच है। एसिडिक पीएच है, यानी कि एक अम्लीय पीएच है। अम्लीय माध्यम होता है किसका, वेजाइना का। अब बात ये आती है कि ये रीजन पूछा जाता है कि वेजाइना का जो पीएच एसिडिक है उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन है कि वेजाइना में स्टोर होता है, वेजाइना की जो मसल्स हैं, जो लेयर है, वहां पर होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को बदल दिया जाता है लैक्टिक एसिड में। किसमें बदल दिया जाता है, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो वेजाइना का जो पीएच एसिडिक है उसका रीजन क्या होगा कि ग्लूकोज था।
ग्लूकोज को बदला गया लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड तुम्हें पता है एक अम्ल है, एसिड है, उसकी वजह से वेजाइना का पीएच भी क्या हो जाता है, एसिडिक। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिडिक में, लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड यदि वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होगा तो वेजाइना का पीएच भी कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। फिर बात आती है कि ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में बनाया किसने, तो बनाया किसने, एक बैक्टीरिया ने। वेजाइना में क्या होता है, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ध्यान रखना, ये बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं है, ये हमें लाभ देता है, ठीक है, हमारे लिए कैसा है, अच्छा है, हमारे लिए अच्छा काम करता है, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करता है हम वेजाइना के अंदर। और इस बैक्टीरिया के यदि आप नाम भी जानना चाहो तो इस बैक्टीरिया का नाम होता है डोडरलिन बेसिलाई, डोडरलिन बेसिलाई। तो डोडरलिन बेसिलाई नाम का क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो कि वेजाइना के अंदर ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है, और वेजाइना को पीएच को क्या करता है, एसिडिक बनाता है। और वेजाइना के पीएच के एसिडिक होने की वजह से क्या होगा, वेजाइना में इन्फेक्शन कम हो जाएगा, वेजाइना में जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना, वेजाइना में जनरली इन्फेक्शन नहीं होगा जब वेजाइना का पीएच एसिडिक, क्योंकि उस समय वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वगैरह है, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं एसिडिक पीएच में। लेकिन आपको पता है कि फीमेल के अंदर हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी इतना तो पता है कि हर महीने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है कि फीमेल की बॉडी से ब्लड बाहर आता है, और उस ब्लड की वजह से क्या होता है कि ब्लड का पीएच कैसा होगा, आपको पता है कि ब्लड का पीएच जनरली क्या होता है, 7.4, 7.4 है, यानी थोड़ा सा कैसा होता है, अल्कलाइन, क्षारी, थोड़ा सा क्षारी, क्योंकि 7 न्यूट्रल हो जाता है, 7 से आगे क्षारी हो जाता है, बेसिक होता है। तो जो अल्कलाइन बेसिक नेचर है, और ब्लड क्या कर रहा है, हर महीने बाहर आता है। आपको पता है 3 से 5 दिन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है, और ब्लड जब बाहर आता है तो वेजाइना से मिलता है, और वेजाइना इसके कॉन्टेक्ट में, ब्लड के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वेजाइना का जो पीएच है वो, क्योंकि जनरली एसिडिक होना चाहिए, लेकिन जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो ब्लड आया बेसिक नेचर का, और वेजाइना थी एसिडिक नेचर की, तो हो क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन, जब उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो इस दौरान बढ़ जाते हैं चांसेस इन्फेक्शन के। तो फीमेल के अंदर मैक्सिमम जो इन्फेक्शंस देखने जाते हैं वेजाइना के अंदर, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान देखने जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं, क्योंकि उस समय वेजाइना का पीएच चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, ब्लड की वजह से। ये ब्लड कहाँ से आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल से आया। मेंस्ट्रुअल के दौरान जब ब्लड रिलीज होता है, उसकी वजह से वेजाइना का पीएच न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब तो अपन ने क्या क्या देख लिया कि भाई एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना होता है, और कोपुलेटरी ऑर्गन है जो कि सीमेन को भी रिसीव करते हैं इंसेमिनेशन की तरह, और ये मेन ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन है, जिसमें हस्बैंड वाइफ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं, तो मेल का पेनिस होता है और फीमेल का वेजाइना होता है। फिर हमने देखा इसकी खास बात थी पीएच की, और इसको, ये नया है तो आपके लिए याद रखना है, आपकी बुक वगैरह में नहीं दिया है, बिल्कुल एडिशनल पॉइंट है, आपको याद रखना। नेक्स्ट बात आती है इसकी कि और क्या है विजाइना की खास बात, तो आपको पता है कि विजाइना ही तो है जो क्या करती थी, सर्वाइकल केनाल के साथ मिलती थी, और क्या बना लेती थी, बर्थ केनाल, ठीक है, बर्थ केनाल। और बर्थ केनाल का काम क्या था, पार्चुरेशन में मदद करना, ठीक है, हेल्प इन पार्चुरेशन, याद है। तो ये पॉइंट भी वेजाइना में ऐड करोगे, क्योंकि उसके अंदर ये वेजाइना भी एक मोमेंट है। तो योनि और जो ग्रीवा नाल है, वो मिलके बर्थ नाल बनाते हैं, और बर्थ नाल क्या करते हैं, डिलीवरी करवाते हैं। तो इतनी चर्चा हमारी किसके बारे में हो गई, वेजाइना के बारे में। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो लोगों को काफी कंफ्यूज करता है, वो ये है कि वेजाइना विजुअल नहीं होती, मैंने बार बार बोल रहा हूँ विजुअल नहीं है, और इसके विजुअल ना होने का एक भी रीजन होता है कि इसके अंदर प्रेजेंट होती, इसकी एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग का नाम है हाइमेन। क्या नाम होता है, हाइमेन। हाइमेन क्या होता है, ये कवर करता है वेजाइना को, वेजाइनल कवरिंग है ये, ठीक है, वेजाइनल कवरिंग है हाइमेन। तो हाइमेन को अलग से पढ़ रहे हैं। अभी आप इतना ध्यान रखो कि वेजाइना की जो ओपनिंग है ना, वो ओपनिंग कभी कभी कवर होती है किससे, एक मेम्ब्रेन से, और उस मेम्ब्रेन यानी परत से, और उस पतली परत का नाम होता है हाइमेन। तो अब हम हाइमेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक वेजाइना के स्ट्रक्चर वापस से दिखाना चाहूंगा।
और बताना चाहूंगा कि वहां पर हाइमेन कहाँ है। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर, बाकी इन चीजों को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ तो आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मैं कुछ क्लीन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप ये स्पेस हम यहाँ पे कुछ लिख पाए। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये मैंने बताया था दिस इज अ वेजाइनल ओपनिंग, ये वेजाइनल ओपनिंग है। और आपको भी पता है कि वेजाइनल ओपनिंग ये यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग, कलर चेंज कर देता हूँ आपको थोड़ा दिखाई देगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो ये वेजाइनल ओपनिंग थी। ये वेजाइनल ओपनिंग क्या होती है, देखो एक स्मॉल ओपनिंग दिख रही है। ठीक है, ये कब की है, ये एक फीमेल की है जो उसकी एज अभी बहुत कम है, जिसने अभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किए है और उसने बेबी को डिलीवर नहीं किया, ये उसकी वेजाइना है। तो उसकी वेजाइना कितनी होती है, बहुत ही छोटी होती है, सकरी होती है, यानी उसके अंदर ज्यादा स्पेस नहीं होता। और ये इसके बाद ये क्या होता है, एक कवरिंग से इसे कवर होती है, आपको विजुअल नहीं होगी, है तो, लेकिन आपको जनरली विजुअल नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। और इस मेम्ब्रेन, इस कवरिंग का नाम होता है हाइमेन। क्या नाम होता है, हाइमेन। ठीक है, क्लियर। अब हम हाइमेन के बारे में बात करते हैं कि है क्या और इसकी क्या खास बात है, क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए, तो बात करें थी हाइमेन की, तो हाइमेन क्या होता है कि कवरिंग होती है, वेजाइनल कवरिंग होती है। ठीक है, वेजाइनल कवरिंग है, जो काय की बनी होती है, ये बनी होती है थिन म्यूकस मेम्ब्रेन की, थिन म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती। ठीक है, थिन म्यूकस मेम्ब्रेन, थिन मतलब पतली, ध्यान रखना, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही पतली है, तो पतली म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होगी, ये बनी होगी। ठीक है, चलिए, अच्छा, और ये क्या करती है, कवर करती है वेजाइना को। इतना समझ में आ गया आपको कि भाई वेजाइना एक ओपनिंग है, लेकिन उसको कवर करने वाला एक ऑर्गन है, जिसका एक लेयर है, सॉरी वो परत है, और उस लेयर परत का नाम क्या होता है, हाइमेन। जो हाइमेन है, ये रप्चर हो जाती है, क्योंकि तुम्हें पता है वेजाइना को कवर कर रही है, और वेजाइना का पता है कि वेजाइना रिप्रोडक्शन में कोइटल ऑर्गन है, कोइटस ऑर्गन है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाला ऑर्गन है। तो तुम्हें पता है कि जब वेजाइना इंटर करेगा, सॉरी पेनिस इंटर करेगा वेजाइना के अंदर, तो जो वेजाइना की लेयर है वो रप्चर हो जाती है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो क्या होगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या हो जाती है, हाइमेन हो जाती है रप्चर। हाइमेन क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। और होगा भी, जाहिर सी बात है, क्या आप बोल रहे हो जिसे वेजाइना, वो वेजाइना को कवर करके रखा हुआ कुछ और लेयर, जिसका नाम है हाइमेन। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस इंटर करेगा वेजाइना के अंदर, तो जाहिर सी बात है इसका टूटना लाजमी है। और जब ये टूटेगा तो हाइमेन रप्चर हो जाएगी और थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। तो हाइमेन के बारे में देखा आपने कि वेजाइनल कवरिंग है और थिन म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये हाइमेन क्या हो जाती है, रप्चर। इसलिए लोगों का मानना था, ठीक है, लोग क्या मानते थे, इसे साइन ऑफ वर्जिनिटी कहते थे। क्या कहते थे, साइन ऑफ वर्जिनिटी। वर्जिनिटी मतलब कि इस वर्जिनिटी का मतलब होता है कि ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा पर्सन, वो लड़का या लड़की हो सकता है, जो कभी भी संभोग ना किया हो, यानी कि उसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया हो, उसको हम वर्जिन कहते हैं। तो मेल के अंदर तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो ये डिफाइन करे कि वो वर्जिन है या नहीं है, ये सिर्फ उसको पता है। बट फीमेल के अंदर, क्योंकि वेजाइना में कवरिंग है, तो वो कवरिंग क्या रप्चर होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ, ये फीमेल पहले से सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए एक्टिव थी, या इसने पहले संभोग कर लिया। ये पुरानी धारणा थी। क्यों, क्योंकि आपको जितना भी मैंने बताया, आप भी इतना ही सोच पाएंगे, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं, आप उनको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलत क्यों कह रहा हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे कि जो हाइमेन का होना और ना होना, हम वर्जिनिटी का इंडिकेशन नहीं मान सकते। हालांकि पहले क्या होता था कि आपको भी ये समझ में यहाँ पे क्लियरली विजुअल है, दिख रहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना क्या हो जाती है, वेजाइना की जो हाइमेन है वो हो जाती है रप्चर, रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी और साथ में ब्लीडिंग होगी।
तो ये साइन हो गया कि हाँ, ये फीमेल के अभी तक कोई सेक्स इंटरकोर्स नहीं किया है, तो ये साइन हो गया वेजिनिटी का इसके हिसाब से। बट क्या होता है कि ये जो वेजाइना है की कवरिंग है, ये आल्सो रप्चर डरिंग, ठीक है, आल्सो रप्चर ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, साइक्लिंग, ठीक है, या स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जैसे कोई क्रिकेट खेलती है, कोई रनिंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है, और रनिंग का कोई स्पोर्ट है, क्रिकेट का स्पोर्ट है, तो फुटबॉल वगैरह, मतलब कुल मिला के स्पोर्ट्स। तो कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है, कोई साइक्लिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, खेल-कूद में पार्टिसिपेट कर रहा है। खासकर वो खेल-कूद जिसमें हमें काफ़ी भागना होता है और जिसमें ज़्यादा पैर चलाने होते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि ये रप्चर हो सकती है। उस कंडीशन में भी हाइमेन क्या हो जाती है, रप्चर हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही पतली है ना, तो हल्का-सा भी इस पे फ़ोर्स लगता है, हल्का-सा भी फ़ोर्स यदि हाइमेन पे लगा तो हाइमेन उसकी वज़ह से भी क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। तो यदि कोई फीमेल बहुत ज़्यादा एक्टिव थी खेल-कूद में और हॉर्स राइडिंग में, साइक्लिंग में, तो उसके यहाँ जो हाइमेन है, वो जनरली ऐसे भी रप्चर हो सकती है। तो फिर क्या किया जाए? इसको साइन माना जाए कि नहीं? तो फिर कहा गया कि दिस नो, इसको हम, ये जो है, ये वर्जिनिटी का जो साइन हम बोल रहे थे अभी तक, ये वर्जिनिटी का साइन नहीं हो सकता। हाइमेन का उपस्थित होना या ना होना ये इंडिकेशन नहीं देता कि फीमेल वर्जिन है या नहीं है। क्योंकि यदि कोई फीमेल, मैंने बोला कि हॉर्स राइडिंग करती है और हॉर्स राइडिंग करती है या खेल-कूद करती है, तो उस समय हाइमेन रप्चर हो जाएगी, और रप्चर हो गई और उसने कभी संभोग नहीं किया, किसी के साथ सेक्स इंटरकोर्स नहीं किया, तो ये तो फिर गलत हो गया, क्योंकि उसने कभी सेक्स इंटरकोर्स नहीं किया और हाइमेन भी रप्चर है, तो आप ये बोल दिए कि इसने कभी सेक्स इंटरकोर्स किया हुआ है, तो ये गलत है, ठीक है? और कभी-कभी तो ऐसा भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कभी-कभी जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, बहुत ज़्यादा लचीली होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो इस लचीली की वजह से क्या होता है, सॉफ्टनेस की वजह से क्या होता है कि ये पेनिस के साथ ही अंदर चली जाती है, और फिर जब पेनिस बाहर आता है तो ये भी अपने स्पेस पे जाती है, यानी कभी टूटती ही नहीं है। तो मतलब इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो होती है कि भाई सेक्स इंटरकोर्स के दौरान रप्चर हो जाता है। एक ये भी पहलू है कि ये खेल-कूद और कोई फीमेल ज़्यादा एक्टिव है किसी काम को लेके, उसमें भी ये रप्चर हो जाता है। और कभी-कभी ये रप्चर होता भी नहीं, यहाँ तक कि फीमेल की शादी हो गई, सेक्स इंटरकोर्स हो गया, उसके बाद भी रप्चर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो लचीली है, तो पेनिस के द्वारा आगे चली जाती है, जब पेनिस बाहर आता है तो वापस अपनी पोज़ीशन पे आ जाती है। तो इसलिए फाइनली माना गया कि हाइमेन का होना या ना होना, ये साइन नहीं देगा कि फीमेल वर्जिन है, क्योंकि ये गलत साइन है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हाइमेन के बारे में। अपन ने वेजाइना के बारे में पढ़ लिया, क्लाइटोरिस के बारे में पढ़ लिया और एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में पढ़ लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है, बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको देखो, अभी मैंने आपको ये आगे ये डायग्राम दिखाया था। ये जो डायग्राम दिखाया था, इसके यहाँ जो लेबिया माइनोरा मेजोरा होता है, जैसे लेबिया माइनोरा, यहाँ ये लेबिया मेजोरा है, और ये वेजाइनल ओपनिंग थी यहाँ। तो वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट बगल में, यहाँ, यहाँ और यहाँ, नीचे साइड एक एक पेयर ग्लैंड होती है, ठीक है? उन ग्लैंड को हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। ये कुछ चीज़ें, मैं वो चीज़ें भी डिस्कस कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई। तो आप ये नोट्स पढ़ें, और नोट्स में भी लिखा हो तो नहीं, लेकिन क्लास वीडियो लेक्चर देख के जो पॉइंट्स में नहीं नोट्स में एनसीईआरटी में, उसको ऐड किया करो, क्योंकि अब नीट का लेवल इतना तो नहीं रह गया कि अकेला एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। उससे रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए आप अपने नॉलेज को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करें, बढ़ाते रहें, ठीक है? चलिए, तो हम किसकी बात करें? बार्थोलिन ग्लैंड की। तो ये देखिए, मैंने बताया था ये वेजाइनल ओपनिंग है। ये वेजाइनल ओपनिंग है, और वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ ये देखिए आपको ग्लैंड दिख रही है, ये, यानी वन पेयर। तो बाथलिन क्या ग्लैंड क्या होती है? एक वन पेयर ग्लैंड है, वन पेयर ग्लैंड, यानी एक जोड़ा ग्रंथि होती है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? वेजाइना के, और वेजाइनल ओपनिंग के साइड में, और किसके नीचे होती है? लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के नीचे होती है, यानी जो बल्वा है, या फिर आप सीधे बोले कि बल्वा के नीचे। तो बल्वा के बिलो ये प्रेजेंट होती है, बल्वा के नीचे प्रेजेंट होती है, और ये किस तरीके की है? पी शेप्ड,
किस तरीके की होती है? पी शेप्ड। पी शेप्ड मतलब मटर के बीज के आकार की। तो ये पी शेप स्ट्रक्चर है, मटर के बीज के आकार के है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि ये ग्लैंड है और ग्लैंड जितनी भी होती हैं वो कुछ ना कुछ सिक्रेशन करते हैं। ये फिक्स है, याद रखना कि कोई भी ग्लैंड बिना सिक्रेशन नहीं रह सकते, वो सिक्रेशन करेगी ही करेगी। तो बाथुलिन ग्लैंड क्या करेगी? सिक्रेशन करेगी कौन सा? अल्कलाइन म्यूकस का। क्या करेगी? अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करती है। म्यूकस म्यूकस का सिक्रीशन करने वाली है कौन? बाथुलिन ग्लैंड। तो ये बाथुलिन ग्लैंड का जो सिक्रेशन वो काम क्या करता है? अच्छा, सिक्रेट होता कब है? ड्यूरिंग। कब होता है? तो ये कब सिक्रेट होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान। जब कोई फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए तैयार होती है या फिर फीमेल के अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट आता है, तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो बाथुलिन ग्लैंड है वो अल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट करती है, जो क्या करती है? वेजाइना को लुब्रिकेट करती है। क्या वेजाइना क्या प्रोवाइड करेगी? लुब्रिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स थी, सेमाइनल ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो होती थी वो जो उसका सिक्रेशन होता था वो पेनिस को लुब्रिकेट करता था ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ताकि संभोग सेक्सुअल इंटरकोर्स आसान बन सके। वही चीज यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड के साथ भी है कि बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल के लिए ऐसा काम करती है जिससे वेजाइना के अंदर लुब्रिकेशन रहे ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो आपको इतना याद रखना है कि वेजाइना के साइड में होती है और बल्बा के नीचे, ऊपर से नहीं दिखेगी, उसके ऊपर कवरिंग है बल्बा की। और ये म्यूकस का सिक्रेट करेगी। अल्कलाइन मतलब क्षारीय, क्षारीय म्यूकस निकालेगी। और जो क्या करेगी? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना को लुब्रिकेट करने वाली है। तो इतना आपको वेजाइना के बारे में, बाथरूम ग्लैंड के बारे में याद रखना। नेक्स्ट बात करें तो वापस से एक बार जल्दी से अभी क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था सर्विक्स से, तो हमने सर्विस खत्म किया। सर्विस के अंदर खास बात ये याद रखना है कि ये सर्वाइकल कैनाल है, जो कि क्या बनाता है? ये वाला पॉइंट आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ कि इसको आप अच्छे से याद रखें कि ये सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ जुड़ता है और बर्थ कैनाल बनाता है। इतना आपको याद रखना था। बट ये जितनी चीजें मैंने यहाँ पर इसको थिकनेस को लेके बताई कि जो फ्लूइड होता है वो थिक होता है, थिन होता है, क्यों होता है? प्रोजेस्टेरोन की वजह से, कभी ज्यादा है, कम है। ये सारी चीजें काम आएंगी इसलिए बताई है, ये आपको मेन एक माइंड मैप तैयार करने के लिए बताया है, क्योंकि आगे मैं इससे रिलेटेड कुछ अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि सर्वाइकल फ्लूइड में होता क्या क्या है? तो सर्वाइकल फ्लूइड में क्या होगा? म्यूकस होगा, ठीक है, म्यूकस होगा, वाटर होगा, ठीक है, कैल्शियम आयन होगा, और साथ में इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि इस सर्वाइकल फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है। चलिए, इसके बाद हमने देखा था वेजाइना के बारे में। तो वेजाइना को बोला था कि ये भी क्योंकि ओपनिंग है और सर्विस से जुड़ी होती है तो बर्थ कैनाल बनाती है। ये कवर होती है कि लेयर से, परत से, जिसको हम हाइमेन कहते हैं। और ये मस्कुलर ट्यूब है जो कि नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है। और ये कपलेटरी ऑर्गन भी है, ठीक है। और हमने देखा था इसका पीएच, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पीएच को लेके पीडीएफ नोट्स में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट जब बनेगा तो मैं ऐड करूंगा, और अभी आप इसको नोट से याद रखेंगे और लेक्चर से देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विजाइना के बाद हमने हाइमेन के बारे में देखा। तो हाइमेन के बारे में देखा कि विजाइना की कवरिंग होती है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान रप्चर हो जाती है जब भी पेनिस इंटर करता है। बट मैंने बोला कि अदर वजह से भी रप्चर हो सकती है, इसलिए इसको वर्जिनिटी का साइन हम नहीं बोल सकते, यानी, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था बाथुलिन ग्लैंड के बारे में। तो बोला था कि जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो ये क्या करती है? कुछ सिक्रीशन करती है म्यूकस का, जिससे वहां पे वेजाइनल लुब्रिकेशन में मदद करे, यानी सेक्स इंटरकोर्स को आसान बनाए। इसके बाद हमने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक जो आज हमारी क्लास का है, वो है मेमरी ग्लैंड। तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी बड़ा है थोड़ा, इसलिए इसमें 2 क्लास लगी हैं। तो मेन है समझना, समझ में आना चाहिए। 2 क्लास लग गई, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो मेमरी ग्लैंड की बात करें। मेमरी ग्लैंड में क्या होता है कि जनरली लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ नीट में क्वेश्चन एक कई बार आ चुका है
कि ये बताओ कि मेमेरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रेशन का जो पाथ है, यानी जो मार्ग है कि कहाँ से कैसे आता है, वो पूछा जाता है। तो उसको हम डिस्कस करें उससे पहले हम इसके थोड़े से स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये मेमेरी ग्लैंड है। मेमेरी ग्लैंड क्या जो फीचर है, ठीक है, ये मैमल्स के अंदर होती है। आपको पता है जो मैमल्स हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कौन, मैन। ऐसा नहीं कि नॉर्मल फीचर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। जितने भी मैमल्स होते हैं उन सब में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और इससे में ह्यूमंस भी हैं, क्योंकि हम भी मैमल्स हैं, और ह्यूमंस के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड होती है। अब ये बात आती है मेमोरी ग्लैंड के बारे में कि देखो ग्लैंड है, याद रखना जब भी किसी भी चीज में ग्लैंड शब्द आ गया तो समझ लो सिक्रेशन करेगा ही। ग्लैंड का काम ही है सिक्रेशन करना। तो ये भी क्या करेगी, ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है, तो ग्लैंड का काम होता है सिक्रेशन। तो ये भी क्या करेगी, सिक्रेशन ही करेगी। क्या करेगी, सिक्रेशन। और ये किसका सिक्रेशन करती है, सबको पता है, मिल्क का, जो क्या करता है, बेबी को न्यूट्रिशन देता है। बेबी को क्या देता है, न्यूट्रिशन। क्लियर है, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड सिक्रेशन करेगी मिल्क का, जो बेबी को क्या करने वाला है, न्यूट्रिशन देने वाला है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस टाइप की ग्लैंड है, क्यों। एक ब्लैंक स्लाइड लेके मैं समझाना चाहता हूँ पहले कुछ चीजों को, फिर अपन यहाँ पे आएंगे। देखो मेमोरी ग्लैंड की यदि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड जब भी मैं बात करूं तो किस टाइप की ग्लैंड है, तो उससे पहले आपको ग्लैंड पता होना चाहिए कि मैं पूछ रहा हूँ किस प्रकार की ग्रंथि है। तो ग्रंथि दो प्रकार की जनरली मैंने आपको पढ़ाई थी जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था। एक ग्लैंड पढ़ाई थी हेक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक पढ़ाया था एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ध्यान रखना ये मेमोरी ग्लैंड से थोड़ा सा हटके बता रहा हूँ ग्लैंड के बारे में, क्योंकि इसी का टाइप है हमारा मेमोरी ग्लैंड। तो ग्लैंड दो टाइप की होती हैं, एक हेक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तुम्हें पता है कि हेक्सोक्राइनो ग्लैंड होती हैं जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, और एंडोक्राइनो ग्लैंड होती हैं जिनके पास डक्ट absent होती है। या फिर ऐसा समझो, हेक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडो मतलब अंदर, क्राइन यानी सिक्रेशन। तो ऐसी ग्लैंड जिसका सिक्रेशन अंदर ही रह जाता है उसको एंडोक्राइन कहते हैं। अब अंदर ही रह रहा है यानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, यानी पाइपलाइन नहीं है उसके पास। यदि पाइपलाइन नहीं है, कोई नली नहीं है, तो सिक्रेशन जो है वो बाहर कैसे भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे। तो इसका मतलब हो गया एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब ग्लैंड नहीं है, डक्ट मतलब नलिका, तो नलिका मतलब पाइपलाइन। पाइपलाइन नहीं होती तो अंदर ही सिक्रेशन हो जाएगा, बाहर भेज नहीं पाएंगे, तो एंडोक्राइन होते हैं। और हेक्सोक्राइन मतलब डक्ट प्रेजेंट है यानी पाइपलाइन है, तो इनका जो सिक्रेशन है वो अंदर ही नहीं निकलता बल्कि पाइपलाइन से दूसरी जगह जाता है, उनको बोलते हैं हेक्सोक्राइन। और तुम्हें पता है कि मेमोरी ग्लैंड का मिल्क बाहर आ रहा है, अंदर ही नहीं है। बाहर आ रहा है, अंदर नहीं है, इसका मतलब इसके पास नली है, डक्ट है, और अब मैं दिखाऊंगा बहुत सारी डक्ट है इसके पास। इसलिए किस टाइप की ग्लैंड होती है, दिस इज अ हेक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्वेश्चंस बनता है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ कि मेमोरी ग्लैंड किस टाइप की ग्लैंड है, दिस इज हेक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हेक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन ये किस टाइप का मॉडिफिकेशन है, पूछा जाता है कि मेमोरी ग्लैंड किससे बनी है। तो ध्यान रखना हमारी बॉडी में, ये मैंने कुछ इंट्रोडक्शन आपको समझने के लिए बताया था, इसी तरीके से एक और इंट्रोडक्शन है कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो एक मॉडिफिकेशन है किसका, ये मॉडिफिकेशन है, ये आपको ये भी याद रखना है कि ये मॉडिफिकेशन है किसका, सेबेसियस ग्लैंड का, सेबेसियस ग्लैंड। और ये सेबेसियस ग्लैंड का क्या है, मॉडिफिकेशन है। और आप सबको ये पता हो या नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। सेबेसियस ग्लैंड हमारी बॉडी में क्या करती थी, ऑयल का सिक्रेशन करती हैं। क्या करती हैं, ऑयल का सिक्रेशन करती हैं। और ये ऑयल का सिक्रेशन क्या करते हैं, स्किन को मॉइस्चर प्रदान करते हैं। स्किन को क्या करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्किन हमारी चिकनी होती है, खुरदुरी नहीं हो पाती। उसका रीजन है सेबेसियस ग्लैंड। लेकिन ये सेबेसियस ग्लैंड हमारे मेमोरी ग्लैंड के केस में, मतलब जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर जो सेबेसियस ग्लैंड है उसमें से दो ग्लैंड, एक राइट और एक लेफ्ट, राइट साइड लेफ्ट साइड जो सेबेसियस ग्लैंड है दो, वो हो जाती है मॉडिफिकेशन, उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। और मॉडिफिकेशन में कैसे, इनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है, इनलार्जमेंट हो जाता है। तो जैसे इनलार्जमेंट हो गया मेमोरी ग्लैंड
बढ़ गई और धीरे-धीरे उसके अंदर काफ़ी टिश्यूज़ वगैरह जमा होने लगते हैं और उसका साइज़ इनलार्ज होता जाता है और वही फ़ॉर्म करते हैं मेमोरी ग्लैंड। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस टाइप की ग्लैंड है, तो दिस इज़ अ हेक्सोक्राइन ग्लैंड। किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। और ये पूछा जाता है सेबेसियस ग्लैंड होती क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी में सेबेसियस ग्लैंड है, 2 ही नहीं है, बहुत सारी हैं। उनमें से काम होता है ऑयल का सिक्रेशन करना और पूरी बॉडी को मॉइस्चर प्रदान करना, यानी कि नमी बनाए रखना, उसको खुरदरी होने से बचाना, ये काम होता है। लेकिन उनमें से जो 2 हैं, वो क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती है किसके अंदर, मेमोरी ग्लैंड में, और इनका काम ऑयल सिक्रेशन करना बंद हो जाता है और इनका काम हो जाता है क्या, मिल्क सिक्रेशन करना, बेबी को न्यूट्रिशन देना। तो ये इंट्रोडक्शन था जो आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर में, मेमोरी ग्लैंड का जो मेन स्ट्रक्चर है। अभी तो इंट्रोडक्शन बताया कि मेमोरी ग्लैंड क्या है, कैसे बनी, कहाँ से आई है और इसका किसका मेन फीचर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड में। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो ये मेमोरी ग्लैंड, हाँ, किससे बनता है, तो ये भी आप याद रखो कि मेमोरी ग्लैंड को बनाने के लिए 2 चीजें बहुत नेसेसरी हैं। यानी ग्लैंड जो बनी, यानी सेबेसियस ग्लैंड में ऐसा क्या हुआ जिससे मेमोरी ग्लैंड बन गई, तो 2 चीजें हुई। एक हुआ फैट का डिपोजिशन और एक हो गया ग्लैंडुलर टिश्यू का। ग्लैंडुलर टिश्यू, तो जहाँ पे भी ग्लैंडुलर वर्ड आ जाए वो समझ लो सिक्रेशन। ठीक है, ग्लैंड है तो सिक्रेशन। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट ये दोनों मिल जाते हैं और फॉर्म करते हैं मेमोरी ग्लैंड, पूरे मेमोरी ग्लैंड को बनाते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी लोब्स होते हैं और मेमोरी एल्वुलस होती है, मेमोरी डक्ट होती है, एम्पुला होता है, लेक्टिफेरस डक्ट होती है, निप्पल और एरियोला होता है। अब लोगों को ये नाम याद नहीं होते क्योंकि ये नाम ही तो है जो मिल्क सिक्रेशन का पाथ भी बनते हैं। यानी सबसे पहले यहाँ पे ये जो यहाँ ऐसे दिख रहे हैं, ये इनको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये जो आपको ये दिख रहे हैं ऐसे, यहाँ पे पूरे ये यही तो मेमोरी लोब्स हैं। मेमोरी लोब्स आगे जाके मेमोरी लोब्स के अंदर ही होते हैं एल्वुलस, वो आगे जाके मेमोरी डक्ट बनाते हैं आगे ऐसे, यहाँ जाके मेमोरी डक्ट बनाते हैं। फिर मेमोरी डक्ट आगे जाके एम्पुला फॉर्म कर लेता है, एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट बन जाते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट आगे जाके निप्पल में ओपन होते हैं। तो इस तरीके से मिल के बाहर आता है। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक अपने को ब्लैंक स्लाइड लेनी पड़ेगी तो ही समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और मेमोरी ग्लैंड को समझते हैं। जैसे ब्लैंक स्लाइड देखिए, मेमोरी ग्लैंड के अंदर मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड होती है इसके अंदर हमको 15 से 20, ठीक है, ये भी याद रखना है, 15 से 20 क्या देखने को मिलते हैं, मेमोरी लोब्स। क्या देखने को मिलते हैं, मेमोरी लोब। और इन मेमोरी लोब्स में ध्यान रखना, इन मेमोरी लोब्स में बोला मैंने, ये आगे चल के नहीं बोला कि क्या खुलते हैं, मैंने बोला कि इन मेमोरी लोब्स में ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, मेमोरी एल्वुला, या फिर ऐसा समझो सीधे एल्वुलाई देखने को मिलते हैं। एल्वुलस बताया था अभी डायग्राम में, पीछे आ जाओ, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मेमोरी एल्वुलस है, एल्वुलस बताया था, इसी को हम एल्वुलाई भी कहते हैं, मेमोरी एल्वुलाई। ठीक है, मेमोरी एल्वुलाई, ये यहाँ पे कहाँ है, इसमें इस डायग्राम में नहीं है, चले। तो 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं और उस लोब में होते हैं मेमोरी एल्वुलाई। ये मेमोरी एल्वुलाई ही मेन है जो मिल्क का सिक्रीशन भी करते हैं, मिल्क सिक्रीशन भी करते हैं और ये मिल्क को स्टोर भी करते हैं, मिल्क का स्टोरेज भी इन्हीं के पास होता है। ठीक है, तो मेमोरी लॉस 15 से 20 है, उसके अंदर होती है एल्वुलाई और ये एल्वुलाई ही क्या करती है, मिल्क को सिंथेसिस भी करती है, यानी मिल्क को बनाती भी है, उसका स्टोरेज भी करती है। सिक्रेशन मतलब यहाँ समझ लो ये सिंथेसिस करेगा, सिंथेसिस करके फॉर्मेशन करेगा और फॉर्मेशन करके इसको स्टोर भी करेगा एल्वुलाई। अब क्या होगा कि जो स्टोर है मिल्क उसको आगे हमें भेजना पड़ेगा क्योंकि हमें एक्चुअली बेबी को देना है। तो एल्वुलाई के आगे का जो रास्ता है वो कौन तय करता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। कौन तय करता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स तय करती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे जाके ओपन होती है मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट में, और फिर मेमोरी डक्ट आगे जाके ओपन होती है, जिस एक्चुअली एक पाइपलाइन है और पाइपलाइन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है
हम उसका नाम बदलते जा रहे हैं, नाम चेंज करते जा रहे हैं। जैसे हमने जब स्पर्म फॉर्मेशन था और टेस्टिस से बाहर निकला था और हमने पेनिस के थ्रू से बाहर पहुँचाया, तो उसके लिए एक पाइपलाइन थी। अपन ने देखा था सबसे पहले रेट टेस्टिस था, फिर बाद में फ्रेंचिया था, फिर हमने देखा था कि एपिडार्मिस था और बास डिफरेंस था। उसी तरीके से इसको भी आगे पहुँचाना ना, तो अलग-अलग पाइपलाइन का नाम है। पहले यहाँ पे आगे मेमोरी लोब, ध्यान रखना पाइपलाइन यहाँ से स्टार्ट है। ये तो मेमोरी लोब था और उस मेमोरी लोब में एल्वुलाई थी जहाँ पर मिल्क का सेक्रेशन हुआ। अब मिल्क का सेक्रेशन हो चुका है, उसे आगे लेके जाना है। तो जो पाइपलाइन आती है वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती है। फिर पाइपलाइन दूसरी आती है जिसका नाम है मेमोरी डक्ट होता है। और मेमोरी डक्ट आगे जाके खुलता है किसमें? मेमोरी एम्पुला में। ठीक है, मेमोरी एम्पुला। ठीक है, किसमें ओपन होता है? मेमोरी एम्पुला में। और ये मेमोरी एम्पुला आगे जाके ओपन होता है लेक्टिफेरस डक्ट में। लेक्टिफेरस डक्ट में, ये भी एक पाइपलाइन है। अब लेक्टिफेरस डक्ट आगे जाके पाइपलाइन खत्म ही होने वाली, कहाँ पहुंच गया? मिल्क कहाँ पहुंच चुका है? निप्पल में। ठीक है, निप्पल में पहुंच गया और निप्पल के थ्रू ये किसको मिल जाएगा? बेबी को। तो ये एक्चुअली नीट में पूछा जाता है। ठीक है, ये नीट में क्या होगा इसको, ये नीट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई किस तरीके से मिल्क बाहर आता है, उसका पाथ बताइए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, उसके बाद उसमें एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई के बाद मिल्क मेमोरी ट्यूब में आता है, फिर मेमोरी डक्ट में आता है, फिर मेमोरी एम्पुला में आता है, फिर लेटिफेरस डक्ट में आता है, फिर निप्पल में आता है, फिर बेबी को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम किसी वजह से रखा होगा, उसका ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने के लिए रखा है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये होते हैं मेमोरी लोब्स। इन्हीं को तो हम वो जो 15 से 20 बोल रहा था ना, ये हैं। ये ये जो दिख रहे इस डायग्राम में भी, तो ये है मेमोरी लोब्स। एनसीईआरटी के डायग्राम में क्लियर विजिबल नहीं है, इसलिए मैंने दूसरा डायग्राम डाला कि यहाँ पे जो है ये मेमोरी लोब्स हैं। और मेमोरी लोब का जो अंदर वाला ये पोर्शन है ना, ये इसी को हम एल्वुलाई कहते हैं। और इसी के अंदर क्या बनता है? मिल्क बनता है और यहीं पे स्टोर रहता है। फिर स्टोर होके जब आगे बढ़ता है, ये देखो छोटी छोटी पाइपलाइन आ गई। ये पहली जो पाइपलाइन होती है वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे जाके क्या बनाते हैं? और आगे गए तो आगे जाके बना लेते हैं ये मेमोरी डक्ट। फिर मेमोरी डक्ट जाके यहाँ बन जाता है, इस पोर्शन में आगे आओते हो तो यहाँ बन जाता है एम्पुला। यानी वही आगे पाइपलाइन जाती जाती उसके नाम बदलते जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसे एम्पुला। एम्पुला आगे जाके किस में बदल गई? लेक्टिफेरस डक्ट में। तो ये जब ये निप्पल है, ध्यान रखना, निप्पल के जस्ट पहले जो डक्ट है ना, ये पाइपलाइन, दिस इज अ मेमोरी डक्ट। ठीक है, निप्पल के जस्ट पहले, सॉरी, लेक्टिफेरस डक्ट। क्या है? लेक्टिफेरस डक्ट। और लेक्टिफेरस से क्या होगा? निप्पल के थ्रू मिल्क आ जाएगा बाहर। एक क्वेश्चन आता है कि एरियोला क्या होता है? तो जो निप्पल होता है ना, उसके सराउंड में देखिए, यहाँ ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ डार्क कलर का एक एरिया होता है जिसको एरियोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एरियोला। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एरियोला क्या होता है। तो एरियोला, एरियोला क्या होता है? तो डार्क डार्क कलर का पिगमेंट होता है। डार्क कलर का क्या होता है? पिगमेंटेड एरिया होता है। और उस पिगमेंटेड एरिया को हम क्या कहते हैं? एरियोला, जो कि कहाँ होता है? निप्पल के चारों तरफ देखने को हमें मिलता है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? मेमोरी ग्लैंड के बारे में, ब्रेस्ट के बारे में। अब थोड़ा सा 10 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं कुछ पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर कि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर लिया, बस अब हम कुछ पॉइंट को ऐड कर रहे हैं। तो क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। ब्रेस्ट कैंसर में ऐड करना चाहूंगा। दिया नहीं है आपको, जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एज अ फीमेल आपको पता होना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि ब्रेस्ट कैंसर जो है, दिस अ मोस्ट कॉमन कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो है, ये एक मोस्ट कॉमन कैंसर है जो इंडिया में होता है। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है जो कि इंडिया में होता है। तो मोस्ट कॉमन, मोस्ट मोस्ट कॉमन कैंसर है जो कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया में। ठीक है, अदर मतलब पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करें, हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो कैंसर होते हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है वो किसका होता है? ब्रेस्ट कैंसर होता है।
और यदि इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए, तो इसको हम आसानी से ट्रीट भी कर सकते हैं। यानी यदि हमने शुरुआती दिनों में इसको पहचान लिया कि हाँ, ये ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण है, तो उसे हम इज़िली मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। बट यदि लेट स्टेज में पता चले कि भई ब्रेस्ट का कैंसर हो चुका है और स्टेज आगे बढ़ चुकी है, तो फिर इसको मेडिकली ट्रीटमेंट इसका नहीं हो पाता, फिर आपको क्या करना पड़ता है, सर्जरी। क्या डन करनी पड़ती है? सर्जरी। और सर्जरी में हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं किसको, ब्रेस्ट को। जो ब्रेस्ट है, जो मेमोरी ग्लैंड है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का ही को ही हम ब्रेस्ट कहते हैं। तो सर्जिकली हम रिमूव कर देते हैं ब्रेस्ट को, और सर्जिकली जो इसका रिमूवल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम हम कहते हैं मेसेक्टोमी। MES, मेसेक मेसेक्टेक्टोमी। ठीक है, मेसेक्टेक्टोमी। तो मेसेक्टेक्टोमी वो प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के दौरान हम ब्रेस्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अच्छा, और जहाँ याद रखना ये भी, जहाँ पे भी टोमी वर्ड आता है उसका मतलब होता है रिमूवर। तो यहाँ पे हमने ब्रेस्ट को रिमूव किया, तो इसका नाम होता है मेसेक्टोमी। क्लियर है? तो ये ब्रेस्ट के बारे में थोड़ा सा ऐड करना था, तो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेस्ट खत्म। एक्सटर्नल जेनिटलिया हमने कर लिया है, बाथुलिन ग्लैंड्स हमने कर ली है, हाइमेन के बारे में हमने पढ़ लिया है, हमने वेजाइना के बारे में पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया है सर्विक्स के बारे में। अब आपका काम ये है कि नोट से पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करना है, और वापस से इस लेक्चर को देखना है, क्योंकि नेट्स में कुछ पॉइंट नहीं होंगे, उस पॉइंट्स को आपको ऐड करना है, और फिर आपका एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा। इसके पहले कुछ हमने पढ़ा था यूटेरस के बारे में, सॉरी, ओवरी के बारे में, और हमने पढ़ा था फिलिपिन ट्यूब के बारे में। इसके बारे में मुझे कुछ और भी पढ़ाना है, बट थोड़ा-सा अभी टाइम का इश्यू है। आपकी दूसरी भी क्लास है, इसलिए मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा, क्योंकि यूटेरस को भी एक बार रिव्यू करवाना था मुझे, ओवरी को भी रिव्यू करवाना था, और फिलिपिन ट्यूब को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ पॉइंट्स अभी भी मुझे और बताने एक्स्ट्रा, जैसे मैंने आज की क्लास में बताया। तो जिनको करना है वो कर लेना, नहीं तो जितना पहले बताया वो भी काफ़ी है। काफ़ी तो तुम्हारे लिए बहुत है, लेकिन जितना पढ़ा है, लेकिन ये जो आगे कुछ चीज़ें और ऐड कर रहा हूँ, वो कर लोगे तो तुमसे कोई भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं जो नहीं बनेंगे रिप्रोडक्शन के। चाहे कितने भी टफ लेवल का क्वेश्चन दिया जाए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो इसलिए मैं उसको ऐड कराना चाह रहा हूँ, तो या तो मैं नया लेक्चर रिकॉर्ड ही करके दे दूँगा कि क्या-क्या ऐड करना है, और नहीं तो या तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको एक बार देख लेंगे कि क्या मुझे बताना था। तो अभी आपकी फिज़िक्स की क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास को खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिस्टर साइकिल पहले नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले गेमेटोजेनेसिस, क्योंकि हम बार-बार बोल रहे थे कि हमारा मेन मुद्दा गेमेट बनाना है। अब यदि फीमेल के बारे में आपको पता है और मेल के बारे में पता है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। इसीलिए हमने सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े, डायरेक्ट गेमेटोजेनेसिस नहीं पढ़ी। गेमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो हमें स्पर्म ओवम के बारे में, हमें टेस्टिस ओवरी के बारे में पता होना चाहिए, और फिर ये टेस्टिस ओवरी अकेले तो बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनको सहायक ऑर्गन भी चाहिए होंगे। तो सहायक ऑर्गन के बारे में भी हमने पढ़ लिए। तो फाइनली इतना हमने पढ़ लिया है कि अब आगे के टॉपिक अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक से हम पढ़ेंगे oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, कुल मिला के गेमेटोजेनेसिस। क्लियर है? कोई डाउट होता है तो आप ग्रुप में पूछ लेना। कुछ लोग तो सिर्फ क्लास लेने ही आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बाकी उनको डाउट ही नहीं है, या तो सब समझ आ जाता होगा। अच्छी बात है, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सब समझ में आ जाए। फिर भी रिस्पॉन्स किया करो कि हाँ, आया है कि नहीं आया। यदि नहीं आया है तो क्या पॉइंट नहीं आया है, तो मैं वहाँ पे भी डिस्कस कर सकता हूँ, या फिर नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकता हूँ। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ें, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। ओके।